नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर की क्लास लेके आते हैं तो सुबह तो आज हम करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर देखते हैं मित्रों। तो मित्रों, आज का हमारा पहला करंट अफेयर का टॉपिक है जंगल की आग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है और आए दिन जंगलों में आग लग रही है, जिससे एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बराबर निरंतर बढ़ रहा है। तो इसी में हम लोग देखते हैं कि जंगल की आग का जो नया टॉपिक है क्या है, उसमें उसको ज़रा हम लोग अभी समझते हैं। तो जंगल की आग जो हालिया में आपके उत्तराखंड के अधिकांश हिस्से में 1000 हेक्टेयर जंगलों में लगी आग में कम से कम 5 लोगों की जान चली गई। आग नैनीताल सहित घनी आबादी वाले शहरी केंद्रों तक फैलने का खतरा है। खराब दृश्यता के कारण वायुसेना के अग्निशमन प्रयासों में बाधा आ रही है। ये हालिया विषय है। सर्दियों के अंत और प्रचलित गर्मी मौसम के बाद शुष्क बायोमास की पर्याप्त उपलब्धता के कारण मार्च, अप्रैल और मई के दौरान जंगलों में अधिकतर ये घटनाएं दर्ज की जाती हैं। ठीक है। विशेषज्ञों के अनुसार इसके 3 कारक हैं। जंगल की आग फैलने का कारण ईंधन का भार, ऑक्सीजन और तापमान। सूखी पत्तियां जंगल की आग का ईंधन होती हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की वेबसाइट बताती है कि भारत के लगभग 36% जंगलों में अक्सर आग लगने का खतरा रहता है। ठीक है। विशेषज्ञों की माने तो इसमें क्या बताया जाता है, ज़रा उसे समझते हैं। विशेषज्ञों की माने तो देखते हैं, जंगलों में जलाने से गर्मी बढ़ती है और काले कार्बन का उत्सर्जन होता है, जिससे जल प्रणालियों और वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ दहन आवश्यक हैं। कूड़े के जलाने से ताज़ी घास का विकास को बढ़ावा मिलता है। राज्य सरकार ने आग के लिए मानवीय गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया है और लोगों के चारे में आग लगाने पर 1 सप्ताह के लिए क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। शहरी निकाय में से कहा गया है कि वो लोगों को जंगलों और उसके आसपास ठोस कचरा जलाने से रोकें। ये बहुत आवश्यक और आपातकालीन उपाय है। ठीक है। दूसरी बात, उत्तराखंड सहित देश के जंगलों में लगने वाली आग 95% आग मानवीय गतिविधियों के कारण लगती है। ऐतिहासिक रूप से गर्मी के महीने के दौरान जंगल में ज़मीन पर चीड़ और सुइयों का जमा होना हिमालयी मौसम में आग लगने का मुख्य कारण बताया जाता है। जंगल की आग इतनी गंभीर समस्या है कि इसे प्रतिबंधों और दंडात्मक उपायों से नहीं बुझाया जा सकता। उत्तराखंड जंगलों को खत्म होना बढ़ते जलवायु संकट का संकेत है। कई प्रकार के वनों, विशेष रूप से शुष्क पर्णपाती वन में भीषण आग लगती है, जबकि सदाबहार, अर्ध सदाबहार और पर्वतीय समशीतोष्ण वनों में तुलनात्मक रूप से इसका खतरा कम रहता है। पिछले साल राज्य के बड़े हिस्से में मानसून कमज़ोर रहा था। ठीक है। उत्तराखंड अप्रैल 5 साल में सबसे शुष्क रहा। इसे नमी में की कमी वाली स्थितियों में आग में तेज़ी से फैलती हैं, खासकर जंगलों से ऑक्सीजन युक्त वातावरण में कमी आई है। ठीक है। आगे, जंगल की जो ये आग है वो कैसे रोका जाए, क्या इसके उपाय किए जाएं, इससे संबंध में क्या है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जंगल की आग को रोकने और नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित तरीकों को सूचीबद्ध करता है। पहला, शीघ्र पता लगने के लिए वॉच टावरों का निर्माण किया जाए। अग्नि निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति। ठीक है। स्थानीय समुदायों की भागीदारी और अग्नि लाइनों के निर्माण और रखरखाव हो। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट के अनुसार 2 प्रकार के फायर लाइनें प्रचलन में हों। कच्ची या ढकी हुई फायर लाइनें, पक्की या खुली फायर लाइनें। कच्ची अग्नि लाइनों में झाड़ियों और झाड़ियों को हटा दिया जाता है, जबकि ईंधन के भार का करने के लिए पेड़ों का रखा जाता है। पक्की फायर लाइनें संभावित आग के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जंगल, डिब्बे, ब्लॉक को दूसरे से अलग करने वाली स्पष्ट कटे हुए क्षेत्र हैं। एफएसआई वेबसाइट कहती है कि सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक और जीआईएस अग्नि उपकरणों संभावित क्षेत्रों की प्रारंभिक चेतावनी का निर्माण वास्तविक समय के आधार पर आग की निगरानी और जले हुए निशानों के आकलन के माध्यम से बेहतर उपाय संभव हो सकते हैं। ठीक है। आगे क्या है अगला टॉपिक।
अगला टॉपिक है मुस्लिम कोटा। जैसा कि चुनाव इलेक्शन चल रहा है और मुस्लिम कोटे पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात खत्म है, बात है नहीं। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। भारतीय संविधान में अगर रिजर्वेशन की बात मित्रों की जाती है तो वो सामाजिक और आर्थिक आधार पर ही दिया जाता है। क्या है? चुनाव के मौसम में भारत आरक्षण के इर्द गिर्द बुनियादी संवैधानिक सवालों पर बहस कर रहा है। धर्मनिरपेक्ष भारत में आरक्षण हो सकता है धर्म के आधार पर? क्या कभी मुसलमानों को SC ST या अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा कम करके आरक्षण दिया गया है? न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति 2006 में पाया कि समग्र रूप से मुस्लिम समुदाय लगभग SC और ST जितना ही पिछड़ा है और गैर मुस्लिम OBC की तुलना में अधिक पिछड़ा है। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा समिति ने 2007 में अल्पसंख्यकों के लिए 15% आरक्षण का सुझाव दिया, जिससे मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण शामिल था। ठीक है, अब इसमें क्या बात हो रही है जरा इसे समझते हैं। भारत का संविधान समानता से दूर चला गया, जो सभी के लिए समान व्यवहार को संदर्भित करता है, समानता की ओर जो निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और कुछ समूहों के लिए विभेदक उपचार या विशेष उपायों को आवश्यकता हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि समानता कई पहलुओं और आयामों के साथ गतिशील अवधारणा है और इसे पारंपरिक और सैद्धांतिक सीमाओं ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1973 के भीतर बंधा, कैद और सीमित नहीं किया जा सकता। औपचारिक समानता का संबंध उपचार की समानता से है। परिणामों की परवाह किए बिना सभी के लिए समान व्यवहार करना, जो कभी कभी ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के लिए गंभीर असमानताओं का कारण बन सकता है। दूसरी ओर वास्तविक समानता का संबंध परिणामों की समानता से है। सकारात्मक कार्रवाई वास्तविक समानता से इस विचार को बढ़ावा देती। पहला संविधान संशोधन 15(4) शामिल किया गया, जिसने नागरिकों को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया। अनुच्छेद 15 में विशेष रूप से राज्य केवल धर्म और जाति, लिंग, नस्ल, जन्मजात दोनों के आधार पर नागरिकों के खिलाफ भेदभाव करने से रोकता है। केरल राज्य बनाम NM थॉमस 1975 में सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद आरक्षण में 15(1) और 16(1) समानता गैर भेदभाव खंड का अपवाद नहीं माना जाता, बल्कि समानता का विस्तार माना जाता है, बताया गया था। अनुच्छेद 15 और 16 महत्वपूर्ण शब्द केवल है, जिसका अर्थ है यदि कोई धार्मिक और नस्लीय जाति समूह अनुच्छेद 46 के तहत कमज़ोर वर्ग का गठन करता है या पिछड़े वर्ग का गठन करता है तो इसके लिए विशेष प्रावधानों का हकदार होगा। उन्नति: कुछ मुस्लिम जातियों को आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वे मुस्लिम थे, बल्कि इसलिए कि वे जातियां पिछड़े वर्ग में शामिल थीं और OBC के भीतर एक उप कोटा बनाकर SC ST OBC के लिए कोटा कम किए बिना आरक्षण दिया गया था। मंडल आयोग ने कई राज्यों द्वारा प्रस्तुत उदाहरण के अनुसार करते हुए मुस्लिम जातियों को OBC की सूची में शामिल किया। इंदिरा साहनी 1992 में सुप्रीम कोर्ट को व्यवस्था दी गई कि कोई भी सामाजिक समूह, चाहे वो पहचान का कोई भी चिन्ह हो, यदि अन्य मापदंडों के तहत पिछड़ा पाया जाता है तो पिछड़ा वर्ग के रूप में जानने का हकदार उसको माना जाएगा। ठीक है, आगे है लॉकबिट रैनसमवेयर। ठीक है, ये क्या है? लॉकबिट रैनसमवेयर। अमेरिका न्याय विभाग यानी DOJ ने हाल ही में लॉकबिट रैनसमवेयर समूह को कथित निर्माता दमित्री यूरिविच खोरसेवे की गिरफ्तारी की जानकारी के लिए $50 मिलियन का घोषणा की। FBI निदेशक क्रिस्टोफर ने रैनसमवेयर संगठनों के नष्ट करने के लिए एजेंसी की प्रतिबद्धता जोड़ दिया और पर्याप्त खोरसेव को कथित अपराधों और गंभीरता और उसे न्याय दिलाने की तात्कालिकता को रेखांकित किया। लॉकबिट रैनसमवेयर है क्या, जरा उसके बारे में देखते हैं। तो लॉकबिट रैनसमवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसे फिरौती भुगतान के बदले कंप्यूटर सिस्टम तक उपयोगकर्ता की पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
लॉगबिट स्वचालित रूप से मूल्यवान लक्ष्यों का जांच करता है और संक्रमण फैलाता है नेटवर्क पर सभी सुलभ कंप्यूटर सिस्टम को इनक्रिप्ट करता है। यह मुख्य रूप से व्यक्तियों के बजाय उद्यमों और सरकारी संगठनों को लक्षित करता है। लॉगबिट एक रैंसमवेयर ए सर्विस मॉडल के तौर पर काम करता है। RAAS एक व्यवसाय मॉडल है जहां साइबर अपराधी रैंसमवेयर बनाते हैं और वितरित करते हैं। इससे अन्य व्यक्तियों को अपने हमलों के लिए उसका उपयोग करने की अनुमति मिलती है। क्या खतरे हैं इस पर? परिचालन में व्यवधान, आवश्यक कार्य अचानक रुक जाते हैं, जबरन वसूली, हैकर वित्तीय लाभ पहुंचता है और डेटा चोरी, अवैध प्रकाश हो सकता है और पीड़ित अनुपालन नहीं करते तो ब्लैकमेल किए जाते हैं। तो इस पर कार्रवाई की गई है और बात की जा रही है 10 लाख का इनाम भी घोषित किया अमेरिका ने। लॉगबिट के लक्ष्य क्या हैं? लॉगबिट का उपयोग करके पहले सितंबर 2019 के आसपास शुरू हुए, जिन्हें शुरू में ABCD वायरस के तौर पर माना जाता था। पिछले लक्ष्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया, यूक्रेन संगठन में शामिल हुए। लॉगबिट ने कथित तौर पर भारत के राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला को निशाना बनाया। लॉगबिट संभवतः यह अभियोजन से बचने के लिए रूस और स्वतंत्र राज्यों और राष्ट्रमंडल के भीतर अन्य देशों के सिस्टम को बचाता है। ठीक है, तो लॉगबिट आप समझिए, जो हमारी डेटा को लीक किया जाता है या फिर कोई भी मेलवेयर हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप में अपलोड कर दिया जाता है, जिसके कारण आपकी सीक्रेट जानकारी लीक होने का खतरा रहता है। तो ऐसे संगठनों पर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए अमेरिका ने एक लॉगबिट रैंसमवेयर कार्रवाई की बात की है और $10 लाख का इनाम भी उस पर घोषित किया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, आगे है हिंद महासागर डाइपोल। क्या है? OID। हालिया रिपोर्ट के अनुसार हिंद महासागर डिपोल या भारतीय नीनो 2024 के उत्तरार्ध में लगातार दूसरे वर्ष फिर से उभरा है। 1960 के बाद पहली बार रिकॉर्ड कीपिंग शुरू होने के बाद यह आयोजन लगातार दूसरे वर्ष दोहराया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं एल नीनो और ला लीना का इफेक्ट इसी डाइपोल पर डिपेंड करता है। क्या है? जो कि ऑस्ट्रिया के तौर पर आप यहाँ मैप में इसे समझ सकते हैं, इंडियन ओशन में। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है और यहाँ पर आपका मेडागास्कर। तो यहाँ से चलने वाली जो विंड्स हैं जो कि गर्म हैं और इस पूरे एरिए को वार्म करती हैं, जिसके कारण ये सुर्खियों में आया है। इस डाइपोल को समझते हैं। कभी इसका टेम्परेचर ठंडा हो जाता है तो भारत में कम वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हिंद महासागर द्विध्रुव, जिसे भारतीय नीनो के रूप में जाना जाता है, समुद्र की सतह के तापमान में अनियमित दोलन है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर समुद्र में पूर्वी भाग की तुलना में बारी बारी से गर्म करते हैं और फिर ठंडा करते हैं। सकारात्मक चरण के दौरान गर्म पानी को हिंद महासागर में पश्चिमी भाग में धकेल दिया जाता है, जिससे ठंडे पानी पूर्वी हिंद महासागर की सतह पर लाया जाता है। OID नकारात्मक चरण के दौरान पैटर्न उलट दिया जाता है। OID भारतीय मानसून पर अल नीनो के प्रभाव को नियंत्रित कर सकता है। जब एक सकारात्मक IOD अल नीनो की घटना में मेल खाता है तो ये अल नीनो नकारात्मक प्रभावों को आंशिक रूप से कम कर देता है। OID स्थानीय मौसम को प्रभावित करता है, जिससे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश या सूखा पड़ता है। इसके अतिरिक्त समुद्र स्तर में संबंधित परिवर्तनों से तटीय बाढ़ और उसका खतरा बढ़ जाता है। एल नीनो जो ये डाइपोल इफेक्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं और वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं और उसका आंसर भी दिया गया है। पिछले वर्ष ही क्वेश्चन आया था, भारतीय मानसून की भविष्यवाणी करते समय समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल संदर्भ में OID घटना की उष्णकटिबंधीय पश्चिमी महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच समुद्र की सतह के तापमान के अंतर की विशेषता है। OID घटना मानसून पर EI नीनो यानी एल नीनो के प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल सही है और बाकी ये दोनों सही नहीं हैं। ठीक है, तो आंसर आप देखते हैं, आंसर बी था इसका। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है इससे रिलेटेड। अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक है प्रेषण। क्या है प्रेषण? रेमिटेंस, जिसे लोग भारत में सबसे ज़्यादा रुपए भेजते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के अनुसार 2022 में $100 बिलियन से अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश भारत बना।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन ने अपनी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 में खुलासा किया 22 में प्रशेषण भारत में बढ़कर 111 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, जरा समझें क्या है इसका परिणाम। तो आप देखते हैं कि 2010 में भारत कितना प्रेषण मिला 53, फिर 15 में 68, 2020 में 83 और 22 में 111। ठीक है, ऐसे ही लगातार भारत का ये क्रम बढ़ रहा है। जो भारत के जो NRI हैं, जो भारतीय हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, तो भारत में जो भेजते हैं रेमिटेंस उसे कहा जाता है रुपए डॉलर। ठीक है, और ये डॉलर के रूप में आता है हिंदुस्तान में, जो काफ़ी हिंदुस्तान इकोनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन रहा है। प्रेषण के बारे में अगर आप देखें तो यही बताया गया है, विदेशी प्रेषण से तात्पर्य एक देश से दूसरे देश में भेजे गए धन से है, जो अक्सर प्रवासी श्रमिकों द्वारा अपने घर वापस आने वाले परिवारों को भेजा जाता है। ये प्रेषण भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में स्रोत UAE में भारत में प्रवासी श्रमिक संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और उनका प्रेषण भारत के प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा है। USA में, अमेरिका में भारतीय प्रवासी पर्याप्त मात्रा में धन घर वापस भेजते हैं। सऊदी अरब में प्रवासी श्रमिक एक और गंतव्य प्रेषण प्रवाह का योगदान देता है। ओमान और कुवैत, ये खाड़ी राज्य भी भारत में परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रवासियों में स्रोत की भूमिका क्या है भारत में, इस पर अगर हम देखें तो प्रवासियों के स्रोत की भूमिका के बारे में यदि हम बात करें तो भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। लगभग 18 मिलियन लोग विदेश में रहते हैं और भारत के प्रमुख प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात, USA और सऊदी अरब में स्थित हैं। भारत अप्रवासियों में 13वां सबसे लोकप्रिय गंतव्य है और अन्य देशों के लोग भारत में रहने के लिए आते हैं। जबकि प्रेषण परिवारों में समुदाय में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। प्रवासी श्रमिकों को कई जोखिम सामना करना पड़ता है। वित्तीय शोषण, कुछ श्रमिकों की आर्थिक शोषण किया जाता है। प्रवासन लागत के कारण अत्यधिक वित्तीय ऋण मिलता है। जेनोफोबिया और कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार, प्रवासियों को जेनोफोबिया और कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सामान्य गंतव्य खाड़ी राज्यों में अधिकारों उल्लंघन के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आगे जलवायु प्रवासन देखते हैं। क्या है जलवायु प्रवासन? जलवायु प्रवासन के मुद्दे पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। फिर भी दुनिया में अभी भी गंभीर मौसम आपदाएं अपने घरों में मजबूर व्यक्तियों के लिए व्यापक कानूनी ढांचे का अभाव है। क्या है जलवायु प्रवास? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार जलवायु प्रवासन से तात्पर्य किसी व्यक्ति या लोगों के समूह के आंदोलन से है, जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले अचानक क्रमिक पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण अपने घर से बाहर जाते हैं। और आंदोलन का स्थायी हो सकता है, किसी देश के भीतर सीमाओं को पार भी कर सकता है। इस बात पर प्रकाश डाली गई है कि जलवायु प्रवासी मुख्य रूप से उनके पास जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण ये घर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। इसका कारण अगर हम देखें तो मित्रों, इसके कारण पर अगर हम बात करें तो जलवायु प्रवासन के कारण क्या हैं, तो मानवीय मामलों में समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि बाढ़, तूफान, भूकंप जैसी अचानक आने वाली आपदाएं अक्सर महत्वपूर्ण आंतरिक विस्थापन का कारण बनती हैं। लोग अपने देशों के सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे आजीविका को नष्ट हो जाने के कारण घर लौटना मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार इस बात पर जोर दिया है कैसे आपदाएं अक्सर कमजोर आबादी को असंगत प्रभावित करती हैं और संसाधनों की कमी या उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले इन आबादी के विस्थापित होने और उभरने में संग करने का अधिकांश संभावना है। IOM रिपोर्ट के एक सूखा, मरुस्थलीय और जलवायु लवणीय जैसी धीमी गति से शुरू होने वाली आपदाएं भूमि संसाधनों को खराब करती हैं। इससे लोगों के लिए अपनी आजीविका बनाए रखना मुश्किल हो जाता है और बेहतर अवसरों की तलाश में पलायन करना पड़ता है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट समुद्र के बढ़ते स्तर और समुद्र तटीय समुदायों को खतरा होने की चेतावनी दी गई है। इससे स्थायी विस्थापन हो सकता है क्योंकि घर में खेत जलमग्न हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग मानता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाला प्रभाव शायद ही किसी एक के कारण होता है। गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक सुरक्षा जाल की कमी अक्सर आपदाओं के साथ मिलकर प्रवासन को मजबूर करती है। विश्व बैंक जलवायु प्रवासन की सटीक मात्रा निर्धारित करने में आने वाली चुनौतियों
पर प्रकाश डालता है, जिससे विस्थापित लोगों को समर्थन करने और कमज़ोर समुदायों को लचीलापन बनाने के लिए प्रभावी नीतियाँ विकसित करने में मुश्किल होती है। तो ये आपके प्रवासन से संबंधित है। जलवायु क्लाइमेट, इसका मुद्दे और चुनौतियाँ क्या हैं, ज़रा इस पर प्रकाश डालें। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने चेतावनी दी है, विस्थापन के कारण जलवायु प्रवासी अक्सर अपने कौशल से संपत्ति खो देते हैं। इसके लिए उन्हें नई नौकरी को ढूंढना पड़ता है। अपरिचित वातावरण और आजीविका का पुनर्निर्माण करना मुश्किल हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी रिपोर्ट में है, जलवायु प्रवासी अक्सर कम वेतन और खराब कामकाजी परिस्थितियों के लिए इन क्षेत्रों में चले जाते हैं और निश्चित स्थिति के कारण शोषण का शिकार होते हैं। विश्व बैंक इस बात पर प्रकाश डाला है कि जलवायु प्रवासी अक्सर अपने स्थानों पर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आवास जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंचने में संघर्ष करते हैं और जिससे उनका सामाजिक बहिष्कार और हाशियाकरण हो सकता है। IOM जलवायु प्रवासियों को नई संस्कृति, भाषाओं को अपनाने आने वाली कठिनाइयों पर जोर देता है और इससे समुदायों में एकीकृत होने की क्षमता में बाधा आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की रिपोर्ट बताती है कि जलवायु प्रवासियों की सुरक्षा कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं है। वे मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत शरणार्थी का दर्जा पाने योग्य नहीं है। जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल लॉ का दावा है कि जलवायु परिवर्तन से प्रेरित विस्थापन राज्य विहीनता के कारण बनता है और खासकर उन लोगों के लिए जो सीमा को पार करते हैं। 2021 में विश्व बैंक ने अपने ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट का अनुमान लगाया और 2050 तक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण 216 मिलियन लोग अपने स्थान को छोड़ देंगे। WHO विस्थापित और हानि के कारण जलवायु प्रवासियों के अनुभव किए जाने वाले वैज्ञानिक संकट आघात प्रकाश डालता है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं अक्सर सीमित होती हैं, जिनसे संघर्ष और भी बढ़ जाता है। आगे देखें, जलवायु प्रवासियों के साथ नए स्थानों, स्वास्थ्य जोखिम जैसे संक्रामक रोग चरम मौसम पर पहुंच जाते हैं। आगे कैसे इससे निपटा जाता है? IPC ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर जलवायु परिवर्तन को धीमा करके आसन रणनीतियों को जोर देते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन समुदायों को जलवायु प्रभावों के प्रति अधिक लचीला बनाने और विस्थापन जोखिमों को कम करने में मदद करने में अनुकूल रणनीतियों को बढ़ावा दिया जाता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय अचानक आने वाली आपदाओं के कारण होने के विस्थापन को कम करने के लिए आपदा तैयारी योजनाओं, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और जोखिम कम करने के उपायों को महत्व को जोर देता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और IOM जलवायु प्रवासियों को सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा विकसित करने की वकालत करते हैं। इसमें शरणार्थी का दर्जा बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित लोगों के लिए नई सुरक्षा श्रेणी शामिल हो सकता है। विश्व बैंक ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट स्वीकार करती है, जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ समुदाय स्थायी रूप से रहने योग्य नहीं रहे जाएंगे। इन चरम मामलों और नियमित स्थानांतरण और पुनर्वास कार्यक्रम आवश्यक हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग ने सतत विकास और जलवायु स्मार्ट कृषि पर निवेश पर जोर दिया है और और जलवायु आपातकालीन देशों के बीच प्रवास को प्रोत्साहित समुदायों में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे में मदद मिली है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हुआ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है उसे ज़रा समझते हैं। आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये देखिए, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? $100 बिलियन से अधिक प्रेषण वाला पहला देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय उद्गम स्थल है। प्रवासियों की संयुक्त अरब अमीरात भारत में के रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझिए, डाइपोल के बारे में है दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से और उसको आंसर मित्रों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। लॉग बिट से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन देखिए और उससे रिलेटेड आंसर दीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन है, तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अब हम आपको बताते हैं जो कल हम लोगों ने आपसे क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड। ठीक है, आपके कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक्स। ठीक है मित्रों, तो देखते हैं कल के क्वेश्चनों के आंसर्स।
कल का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था हमारा पुनर्भरण कुओं के संदर्भ में विचार करें। पुनर्भरण कुएं सीधे भूजल पुनर्भरण के लिए डिज़ाइन की गई संरचना है। ये जल भृतों के फिर से भरने की स्थायी जल उपलब्धता बनाए रखने की भूमिका निभाते हैं। शहरी क्षेत्रों में पुनर्भरण कुएं तूफानों और बहाव के प्रतिबंधित करते हैं। तो मित्रों, ये जो क्वेश्चन था ये था हमारा बंगलौर में आए जल संकट से रिलेटेड। तो उस जल संकट से कैसे नए कुएं को रिबोर किया जा रहा है, तो ये हमारे तीनों टॉपिक क्या हैं, बिल्कुल सही हैं तीनों स्टेटमेंट्स। तो ये हमारा आंसर सी इसका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर कार्बन खेती कृषि और भूमि उपयोग में ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने और उद्देश्यों की प्रतिभा एक सेट को संदर्भित करता है। कार्बन खेती उद्देश्य मिट्टी, जड़ों और पत्तियों को कार्बन भंडारण करती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम देखें, कल हमने पढ़ा था तो ये दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये जो है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है